Hello and welcome students. Today we are going to start exercise 9.1 क्लास 8th की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर को क्लास 8th से कहना बड़ा गलत होगा, क्योंकि यही चैप्टर 7th में भी देखने को मिलेगा, ऐसे ही यही चैप्टर आपको 8th में भी देखने को मिलेगा। यही चैप्टर ऐसा है जो 9, 10th, 11th, 12th में सब जगह काम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं, जिससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है जहाँ पर हमने क्या क्या डिफ़ाइन किया। हमने टर्म्स के बारे में डिफ़ाइन किया था, हमने वहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड फिर हमने उसके फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे, राइट। हमने एक पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमने एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस किया, राइट। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरिएबल पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अलजेब्रा की में एंट्री मारनी है, अगर अलजेब्रा को अच्छे से समझना है, तो ये अलजेब्रा की सारी टर्म्स हैं जो इनिशियल लेवल पर काम करती हैं, बेसिक टर्म्स। क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको अलजेब्रा डिफ़िकल्ट ही लगने वाली है। तो उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती हैं जो बच्चे कहते हैं अलजेब्रा इज़ ए डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। तो वो उन्हीं के लिए, क्योंकि उन्होंने बेसिक टर्म्स को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ऊपर की नॉलेज लेने की कोशिश की है अलजेब्रा में। तो वही चीज़ें हैं जब आप 8th में पढ़ते हैं तो वो बेसिक नॉलेज होती है यहाँ पर, और वही बेसिक नॉलेज जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको वो फर्दर आगे की क्लासेस में हेल्प करती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, तो हम आज वही अप्लाई करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में आई हैव रिटन हियर, इफ यू सी। सो इन दिस क्वेश्चन क्या बात हो रही है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को समझ लीजिए कि ये अगर मेरे पास कोई वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये एक मेरे लिए एक्सप्रेशन मिला, और उसने क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि मैं एक बार टर्म्स लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर उसके कोफिशिएंट्स की बात भी कर रहा हूँ, राइट। नाउ अगर मुझे टर्म्स के बारे में बातें करनी है तो टर्म्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में एक टर्म ही होती है। ठीक है, तो ये एक सिंगल टर्म बनी, और माइनस और प्लस क्या करते हैं, उस टर्म को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट का मतलब हो गया -3zy। अब आप कहेंगे कि माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि माइनस एक्चुअली सेकेंड टर्म का पार्ट है। वो जो सिंबल होता है, अगर यहाँ पर भी मैं प्लस लिख दूंगा तो वो गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लस को जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे मैं 1, 2, 3, 4, ये सब प्लस में ही बोले जाते हैं, चाहे वहाँ पर लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप साइन है, अगर वहाँ माइनस का साइन है तो आप माइनस के साइन के साथ ही जाएंगे सेकेंड टर्म। तो मैं यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म मिली आपको और ये मिल गया आपको सेकेंड टर्म, करेक्ट। तो ये टर्म्स का डिवीजन कर दिया गया। इसके बाद आता है आपको जब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। देखिए, कोफिशिएंट को समझने के लिए मैंने पहले भी बताया 2 मेथड है। 2 मेथड क्या है, 2 वेज हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि या तो मुझे कोफिशिएंट दिया हो, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ टर्म या कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर। फैक्टर का मतलब कि मुझे स्पेसिफाई कर दिया गया कि मुझे कोफिशिएंट इसी चीज़ का निकालना है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी में अटैच करते हैं। जैसे मैंने 5xyz² लिया और मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे इसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, तो मैं सीधा क्या लूँगा, 5 लूँगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर 5 क्यों लिया गया। 5 इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है, यहाँ पर टर्म का कोफिशिएंट की बात हो रही है। जब टर्म के कोफिशिएंट की बात होती है तो यू विल टेक न्यूमेरिकल पार्ट। जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। इसका मतलब है कि मैं इसको अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोलूँ तो वो भी गलत नहीं है। तो इट मीन्स कोफिशिएंट बोलो या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलो, बट टर्म का तो वो हमेशा आपको न्यूमेरिकल पार्ट ही लेना है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। सेकेंड बात क्या आती है कि जब आप बोलते हो कि कोफिशिएंट ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे x का कोफिशिएंट निकालना है, मुझे x का कोफिशिएंट निकालना है, तो इट मीन्स इस x को छोड़कर बाकी जो भी बैठा हुआ है इसके साथ, वो मेरे लिए कोफिशिएंट का काम करेगा। अभी मैंने टर्म का कोफिशिएंट नहीं निकाला है, अब मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए। ठीक है, जबकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में सिर्फ एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट पूछा गया है। इट मीन्स आपको टर्म वाइज ही बात करनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा,
तो कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब है कि आप y को छोड़ दीजिए और 5xz², तो 5xz² विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ z ओनली 1z, तो आप देखिए यहाँ पर 2z हैं, तो मुझे अगर 1z का कोफिशिएंट निकालना है तो मैं एक z भी रखूँगा साथ में कोफिशिएंट में, तो 5xyz। तो ये इस चीज़ को समझने का तरीका है जो कोफिशिएंट में बनता है। कोफिशिएंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो समझ ही नहीं पाते कि कोफिशिएंट का मतलब क्या है और कोफिशिएंट निकालना कैसे है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ टर्म की बात हो रही है तो आप बोलेंगे क्या कि वो न्यूमेरिकल पार्ट की बात कर रहा है, और अगर बात करता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफाइड फैक्टर, तब आप समझ लीजिएगा उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। सिंपल। अब बात करते हैं, ये मेरे लिए टर्म्स मिला, अब मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या, अब मैं कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ 5xyz² इज 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ -3zy इज -3। माइनस के साथ ही चलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस बिलोंग्स टू न्यूमेरिकल पार्ट ओनली, ठीक है। तो ये वाले जो एक्सप्रेशंस में आपको यही करना है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड एक्सप्रेशन भी बहुत इजी है हमारे पास, वो आता है 1 + x + x²। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं। अगर मैं टर्म्स की बात करता हूँ तो टर्म्स यहाँ पर एक तो 1 मिलती है आपको, x मिलती है एंड x² आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करता हूँ तो कोफिशिएंट देखिए ये तो अपने आप में कांस्टेंट ही है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो यही होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे हो सकता है ये ऐसे हो सकता है बच्चों कि अगर मैं इस 1 को x⁻0 लिख दूं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मुझे अलजेब्रा तो बनानी ही पड़ेगी। तो एक्चुअली में इसके साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता ही है, तो इसमें क्या हुआ कि इसका कोफिशिएंट 1 हुआ, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है। अगर कुछ नहीं है तो आपको 1 ही लेना है। तो ये इसका एक प्रोसीजर है। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है अपने पास, वो भी लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हैं आपके पास। सो फर्स्टली वी विल राइट टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म इज दिस, देखिए माइनस मैंने फिर ले लिया यहाँ पर, और ये बन जाता है z²। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँगा तो मुझे टर्म का ही निकालना है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट क्या है 4, इट इज़ -4। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप 1 ले लीजिए, आंसर आपके साथ। इस केस में आते हैं टर्म्स की बात करें। टर्म्स में जनरली हम कांस्टेंट कंसीडर ना भी करें तो भी चल जाएगा, बट मैं दिखा देता हूँ आपको। QR - RP, इसमें कोफिशिएंट क्या मिलने वाला है, इसमें तो 3 मिलेगा, इट इज़ -1 क्योंकि 1 कुछ नहीं है, 1 एंड -1। क्लियर। सो नाउ आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि कैसे आपको कोफिशिएंट निकालना है और किस तरह से आपको टर्म्स निकालनी है, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें बात करते हैं, देखिए टर्म्स क्या क्या मिलने वाली है। ओके, फोर्थ पार्ट तो वी हैव डन, ओके इट इज रिपीटेड, सो वी विल डू द फिफ्थ पार्ट फर्स्ट। सो टर्म्स, व्हाट इज x/2 फर्स्ट टर्म, y/2 सेकेंड टर्म, -xy is the third term. Now coefficient again. Okay, what is the coefficient here? 1/2, yes or no? देखिए 1/2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको अगर मैं चाहूँ तो ये 1/2 इंटू एक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है न्यूमेरिकल पार्ट, सो इट इज़ 1/2 एंड इट इज़ -1। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें डेसिमल में गिवन है बच्चे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपका डेसिमल पार्ट आपके लिए न्यूमेरिकल पार्ट बन जाएगा। सो नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बात आती है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। हमें क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल्स को कि कौन सा है। आपको मैंने बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने किया है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। तो हम या तो उसको मोनोमियल बोलेंगे अगर 1 टर्म दिखती है हमें, अगर 2 टर्म्स मिलती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। इफ देयर आर 3 टर्म्स वी कॉल इट ट्राइनोमियल, इफ देयर आर 4 टर्म्स वी कॉल इट क्वाड्रीनोमियल, राइट। और अगर 4 से ऊपर जाती है टर्म्स तो हम उसको, सिर्फ उसका कोई नेम नहीं दिया हुआ है,
उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। होते सब ये पॉलिनोमियल हैं, बट हमने इनिशियल पॉलिनोमियल्स के नेम दिए हैं जिनके पास 4 टर्म्स तक हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर तो 2 टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस सेपरेट करता है टर्म्स को। तो प्लस और माइनस, तो प्लस से पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म है, तो ये कितना हो गया, 2 टर्म्स बन गई। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको बाइनोमियल, करेक्ट। ओके, दिस इज द सिंगल टर्म, राइट, सो इट इज व्हाट, मोनोमियल। ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट में भी वेरिएबल होता है जिसको हम हाइड करके रखते हैं, दैट इज द पावर ऑफ जीरो एक्स का जो पावर होगा वो 0 रख दीजिएगा और आपको वो एल्जेब्रिक फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्जेब्रा। जितने भी कांस्टेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो एल्जेब्रा में नहीं आ सकते। ओके, यहाँ कितनी टर्म्स है आपके पास, 1 2 3 4। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने प्लस और माइनस सिंबल्स हैं। तो यहाँ पर प्लस सिंबल कितने हैं, 3 प्लस सिंबल है, तो इसकी मीन से एक ज़्यादा टर्म होगी, तो 4 टर्म्स हो गई। तो उसको बोलेंगे क्या, क्वाड्रीनोमियल, राइट, क्योंकि 4 टर्म्स के लिए क्वाड्रीनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म्स, 1 2 3, सो इट इज ट्राइनोमियल, इट इज बाइनोमियल। सो आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स मिलती हैं, तो यहाँ पर आ जाता है ट्राइनोमियल। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए माइनस फिर प्लस, 2 सिंबल आ गए, तो इट मीन्स इट इज़ ट्राइनोमियल, क्योंकि 2 सिंबल का मतलब है कि वहाँ पर 3 टर्म्स मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर 1 है तो आपको 2 टर्म्स तो मिलनी ही है, तो इट इज़ बाइनोमियल, राइट, एंड इट इज़ क्वाड्रीनोमियल, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म क्वाड्रीनोमियल। दिस इज द ओनली वन टर्म बिकॉज पी क्यू आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए यहाँ प्लस और माइनस नहीं है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, मोनोमियल, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है या जो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है वो टर्म एक ही टर्म को बनाते हैं, प्लस और माइनस टर्म्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, बाइनोमियल। तो ये कंफ्यूजन अब नहीं होगा। सो प्लीज नोट डाउन दिस पर्टिकुलर सम। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ऐड द फॉलोइंग्स। आपके पास टर्म्स मिलेंगी, ठीक है, या एक्सप्रेशंस भी मिल सकते हैं, आप ऐसा ना सोचें। तो उस एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ समझते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको ब्रैकेट भी दे दूंगा तो भी मुझे गलत नहीं है। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है और ये थर्ड एक्सप्रेशन है, जिसको कॉमा के थ्रू हमने सेपरेट किया हुआ है। और हमें क्या करना है, ऐड करना है तीनों एक्सप्रेशंस को। देखिए ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको सिर्फ समझना चाहिए कि जब आप फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप ब्रैकेट का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन प्लस थर्ड एक्सप्रेशन, राइट। तो आपका ये क्लियर हो जाती है चीज़ कि आपने तीनों एक्सप्रेशंस दिखा दिए यहाँ पर। नाउ अब आपके सामने क्या रिजल्ट आता है। अब आपको ये देखना है कि जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो प्लस से तो कोई साइन चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस भी है तो प्लस 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 ही रहने वाला है, प्लस माइनस माइनस ही रहने वाला है। इससे क्या पता लगा कि अगर प्लस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं वो एज इट इज ही आप बाहर लिख सकते हो और ब्रैकेट हटा सकते हो। उनके प्लस सिंबल और माइनस सिंबल सेम ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही है, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो ए बी है ये किस चीज़ में है। ये तो प्लस है, क्योंकि अगर कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पर प्लस है। क्या इसका कोई माइनस बैठा हुआ है, आप देखें। अगर वही सेम नंबर एक प्लस में है और वही सेम नंबर एक माइनस में है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को वो कैंसिल कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर उस वही सेम वैल्यू प्लस में है और सेम वैल्यू माइनस में है तो आप हमेशा कैंसिल करिएगा। माइनस बी सी है और ये प्लस बी सी है, देखिए कैंसिल हो गया। माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया, 0 मिला। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि करना कैसे है, राइट। तो ये था ऐड ऑफ द फॉलोइंग। एक दो क्वेश्चन और लेते। सो वी हैव टू ऐड, हमें यहाँ पर भी ऐड ही करना है। तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को ही रखिए एज इट इज़, प्लस सिंबल लगाइए क्योंकि ऐड करना है, प्लस सी माइनस ए प्लस सी ए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप पर आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, ब्रैकेट्स हटाने हैं। और ब्रैकेट्स किस केस से हटाने हैं कि आपको चेक करना है कि ब्रैकेट के बाहर
क्या सिंबल है। अगर बाहर प्लस है तो ब्रैकेट को एज इट इज़ भी लिख दोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया क्योंकि बाहर प्लस था, यहाँ पर भी बाहर प्लस है तो आई विल राइट इट एज इट इज़। अब मेरा काम क्या है, मुझे लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। लाइक टर्म्स का मतलब है जो सेम वेरिएबल लेकर बैठी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है, और वैसे भी अगर आप देखें तो ये दोनों कैंसिल भी हो रहे हैं। ठीक है, ओके, दिस इज माइनस बी, दिस इज प्लस बी, कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास ये रह जाता है, ये रह जाता है और ये रह जाता है, तो ये आ जाता है ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए। और अगर आप देखें तो ये तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, ये कैंसिल नहीं हो सकती, तो ये आपको आंसर यहीं छोड़ना पड़ेगा। अलजेब्रा की ये खूबसूरती है कि आपके पास आंसर जब आता है तो आपको लास्ट में फाइनली चेक करना है कि क्या मैं आंसर यहाँ छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अब कुछ आगे नहीं हो सकता। ये सब अननोन वैल्यूज़ हैं और इनको हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते इस केस में, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था ऐड करने का मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट हम सेशन रखेंगे उसमें हम एक बार और एडिशन को रिपीट करेंगे एंड देन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।